नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है। बीते पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था यंग इंडिया हम है सर। तो सर क्या ये यंग इंडिया वास्तव में सिर्फ वाक्य में है या कुछ धरातल पर भी इसका कुछ असर दिख रहा है? न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तान होगी। मैं बिल्कुल दावे के साथ आपके कैमरे पर ये बताना चाहता हूँ, केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। केंद्र की सरकार ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। 9 साल हुआ, 9 दूना 18 करोड़ रोजगार होता है। 18 करोड़ में कितना? मैंने कहा कि न समझोगे तो मिट जाओगे अरे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। क्या हमने नहीं देखा है? रोजगार के लिए आज हमारे बच्चे बिहार से गुजरात में जा रहे हैं, आज हमारे बच्चे हरियाणा पंजाब में जा रहे हैं। कहाँ गया? मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत ही बेतिया में उपस्थित हूँ और मेरे पास एक इस चंपारण जिला के एक ऐसी हस्ती से आपको मैं मिलवाने जाऊँगा, आपको मैं रूबरू कराऊँगा जो अपने पहचान के लिए मोहताज नहीं है। जी, मैं MLC आफाक साहब की बात कर रहा हूँ। बड़ी बात यह है कि ये शिक्षक हैं और जब शिक्षक से बात होती है तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के बारे में सबसे ज़्यादा बातचीत होती है। तो सर स्वागत है सर आपका हमारे वेब इंडिया न्यूज चैनल में। सर समय को सर ज़्यादा ना लेते हुए सर सीधे हम लोग बातचीत करते हैं और टॉपिक पर आते हैं। सर पहला सवाल से सर हम लोग शुरू करेंगे। आप जब चुनाव में खड़े हुए थे तो आप अल्पसंख्यक से होकर आप इतने वोटों से विजय प्राप्त किए और आपको बहुसंख्यक लोगों ने भी किया समर्थन। इसका उद्देश्य, इसका मकसद क्या है, क्या राज है? देखिए, यह हिंदुस्तान सेक्युलर स्टेट है और सेक्युलर स्टेट की पहचान यही है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वह कास्ट और जात के नाम पर वोट नहीं करते हैं, बल्कि क्वालिटी और एबिलिटी के नाम पर वोट करते हैं। मुझे काफ़ी खुशी है कि आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी एक अल्पसंख्यक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ता है, जो किसान का लड़का है, साधारण परिवार से जन्म लिया है। तो यह पहला किसान का लड़का उस सदन के अंदर जाने वाला व्यक्ति है और उस सदन के अंदर अगर ये 77 वर्षों के बाद पहुंचा है, इसमें हम सबसे पहले उन शिक्षकों को मुबारकबाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ जो जन सुराज के अभियान के मेरे कारवां हैं, रूहे रवां हैं, प्रशांत जी, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया और इस गरीब किसान के लड़के का हाथ पकड़कर इतिहास के पन्नों में किसान का नाम दर्ज कराया, उस सदन में उसे पहुंचाया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। सर जब एक शिक्षक से बात हो और शिक्षा की बात ना हो सर, तो शायद बातचीत में मज़ा नहीं आता है। अभी सर मैं बिहार के बारे में बात करूं, शिक्षक सर जो शिक्षक हैं इनका तो अमृत काल, अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन शिक्षा का सर विष काल है। क्या कहेंगे आप इस पर और इसके लिए आप क्या तैयारियां कर रहे हैं? फिलहाल समस्या तो राज्य स्तर का है, लेकिन जिला स्तर पर आपने सर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, शिक्षक के लिए भी अमृतकाल नहीं है और शिक्षा के लिए भी अमृतकाल नहीं है। शिक्षक जब तक संतुष्ट नहीं होगा व्यवस्थाओं से, सरकार के नियम और कानून से, तब तक एक वातावरण विद्यालय में स्थापित नहीं हो पाएगा और वातावरण ही शिक्षा को जन्म देती है। वातावरण अगर किसी घर का ठीक ठाक नहीं हो तो वह घर सही ढंग से संचालित नहीं हो पाता है। ठीक यही स्थिति है बिहार में। बिहार में सरकार ने जो टीचरों को बहाल किया, कभी नियोजित शिक्षक के रूप में बहाल किया, गेस्ट टीचर के रूप में बहाल किया, नियमित टीचर के रूप में बहाल किया, एक ही घर में कई वर्गों में शिक्षकों को बांट दिया। किसी को 50,000 मिला, किसी को 25,000 मिला, किसी को 1 लाख रुपया मिला। इसमें असंतोष की भावनाएं टीचरों के अंदर आईं और पढ़ाई काफ़ी बाधित हुई। सरकार से मैंने आग्रह किया है और आज भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि सरकार इन त्रुटियों को दूर करते हुए सरकार जो पूरी ऊर्जा टीचर जो है पूरी ऊर्जा के साथ
तवानाई के साथ अपनी जवानी को आपके सर्विसेज में सर्व कर रहा है, तो आपकी कुछ नैतिक जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी बनती है। वह ये बनती है कि वह शिक्षक जो पूरी कुव्वत के साथ, जहानत के साथ, सलाहियत के साथ अपने खिदमात को अंजाम दे रहा है, तो उसके बारे में भी आप सिंपैथी पूर्वक विचार करें। आप उसे राजकर्मी का दर्जा आज तक नहीं दिया। मैं आग्रह करूंगा कि वह कम से कम राजकर्मी का दर्जा देकर बुढ़ापे का एक लाठी उसे दें, बुढ़ापे का एक सहारा उसे दें। इससे माहौल एक पॉजिटिव बनेगा। माहौल सिर्फ के पाठक को बुलाकर लाकर रख देने से, डंडा चला देने से, शिक्षक को पेनलाइज कर देने से, शिक्षक को भाग दौड़ के ज़िंदगी में मशगूल कर देने से शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता है। शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक है कि यहाँ के माहौल को पढ़ने और पढ़ाने के दिशा में एक सकारात्मक सोच सरकार बनावे। जहाँ विद्यालय है, 2200 एडमिशन हुए हैं, 8 गो टीचर है, 8 गो टीचर 2200 बच्चे को कैसे पढ़ा सकता है? आपने प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल बना दिया, हाई स्कूल को आपने कॉलेज बना दिया, एडमिशन लेने का परमिशन दे दिया, और उस विद्यालय में शिक्षक नहीं है, तो शिक्षक क्या पढ़ा पाएगा? सवाए छड़ी लेकर बुआ रहा है, दिन भर पागल की तरफ घूम रहा है। शिक्षा तो मिल नहीं रही है बच्चों को। आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी बंद कर दिया। आप पहले शिक्षक को बहाल कर देते, स्कूल को आबाद कर देते, उसके बाद सारा नियम लागू करते। तो आपके यहाँ कहीं विद्यालय नहीं है, कहीं बेंच और डेस्क नहीं है। अगर ये दोनों कहीं है तो वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ तीनों है वहाँ स्टूडेंट नहीं है। अच्छा सर, बात हो रही है सर जब शिक्षा की, प्राइवेट विद्यालय हैं, आज वह प्रशिक्षण या शिक्षण संस्थान के रूप में नहीं, वह एक बाजार की तरह हो गए हैं, एक दुकान की तरह हो गए। चूँकि वहाँ पर किताब भी बिकती है, कपड़े भी, टाई, बेल्ट, जूता, लंच, टोटल सर वहाँ पर बेचे जाते हैं। मतलब कि प्राइवेट शिक्षा बहुत काफ़ी जो है शिक्षा महंगी हो गई है, और सरकारी की स्थिति ये है कि बच्चे जिस क्लास में होते हैं उनका स्टैंडर्ड वो नहीं हो पाता है। क्या आप इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस संबंध में और इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल में भी टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन उसका एक मैनेजमेंट है, उसकी बिल्डिंग है, उसके पास सुविधाएं हैं। आपने आज तक 77 वर्षों के बाद भी 1990 के पहले यही टीचर थे, यही विद्यालय था, यही आधारभूत संरचना था। हम लोग वहीं के पढ़े हुए हैं। टीचर ईमानदारी से पढ़ाते थे, बिल्डिंगें थीं, बेंच डेस्क थे, अभिभावक आते थे और बच्चे का नामांकन कराते थे, बच्चे IAS बनते थे, IPS बनते थे। लेकिन 90 के बाद कौन ऐसा सिचुएशन आ गया कि बिल्कुल बिहार के पढ़ाई की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो गई। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, सरकार खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए अपने कार्यों पर समीक्षा करें, अपने कामों का अवलोकन करें, और अवलोकन जब करेगी उसका दिल व दिमाग खुलेगा, और जब खुलेगा तो उसका एक व्यवस्था किया जाएगा। सर, शिक्षा के द्वारा समाज में बदलाव लाया जा सकता है, या समाज के द्वारा शिक्षा में बदलाव लाया जा सकता है? देखिए, समाज के द्वारा शिक्षा में बदलाव लाने की बात जहाँ तक, समाज तो कॉन्शियस है। आज रिक्शा पुलर भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन कहाँ पढ़ाएगा? सरकार की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जवाबदेही बनती है कि हमें शिक्षा का जो मेरा मूल अधिकार है उस अधिकार से मुझे वंचित नहीं करे। लेकिन बिहार की सरकार हमें शिक्षा से वंचित कर रही है। हमारे बच्चे शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं। वो आधारभूत संरचनाएं जो हैं सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, शिक्षक नहीं दे रही है, विद्यालय नहीं दे रही है, बेंच डेस्क नहीं दे रही है, जिसके अभाव में हमारे बच्चे शिक्षा के लिए इस प्रदेश से दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं। रोजगार के लिए भी पलायन कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी पलायन कर रहे हैं, और शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं। फिर ये सरकार किस काम की है? सरकार को सत्ता छोड़ देना चाहिए, और जब संभाल में नहीं आ रहा है तो इसको सत्ता छोड़कर खाली करना चाहिए गद्दी को, ताकि दूसरा आदमी आवे और आकर इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करे। सर, हमारे बिहार के युवा जाकर अन्य देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जाकर आज हैंडल कर रहे हैं। चाहे बीते पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था यंग इंडिया हम है सर, तो सर क्या ये यंग इंडिया वास्तव में सिर्फ वाक्य में है, या कुछ धरातल पर भी इसका कुछ असर दिख रहा है? न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में।
मैं बिल्कुल दावे के साथ आपके कैमरे पर ये बताना चाहता हूँ, यंग इंडिया बोल देने से यंग के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ इन सरकारों से कि यंग के लिए क्या किया आपने तो रोजगार छीन लिया। आपने जो रेलवे का रोजगार था उसको ठेके पर दे दिया। 10 सर वे तो 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देने के वादा की थी। और यहाँ पर हमारे जो सरकार बनने से पहले तेजस्वी जी ये कहा था कि जैसे हमारी सरकार आएगी 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और आप यह कह रहे हैं कि क्या किया है युवाओं के लिए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर तेजस्वी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है 19 लाख नौकरी पहले ही कलम से देंगे, तो आज उनको कई महीना हो गया, 1 साल होने जा रहा है। 1 साल में उन्होंने क्या किया है? मैं इस बात को बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ, केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। केंद्र की सरकार ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। 9 साल हुआ, 9 दूना 18 करोड़ रोजगार होता है। 18 करोड़ में कितना रोजगार उन्होंने दिया? उन्होंने BSNL को बेच दिया, रेलवे को खसारा में डाल दिया, बैंकों को निजी। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। एकीकरण कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेचकर अपने आप को स्वच्छ बनना चाहते हैं। मैं चाहता हूं, जनता से अपील करता हूं कि जनता ऐसी सरकारों को कम से कम आने वाले दिनों में लेसन दे, सबक दे कि आप मेरे लिए गए थे और मुझे ही आप बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कहा कि न समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। क्या हमने नहीं देखा है? रोजगार के लिए आज हमारे बच्चे बिहार से गुजरात में जा रहे हैं, आज हमारे बच्चे हरियाणा पंजाब में जा रहे हैं। कहाँ गया रोजगार? 18 साल 20 साल 25 साल का बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर पूरी ताकत को लाकर दूसरे प्रदेशों में लगा रहा है, और 40 में 39 MP जीतता है यहाँ से भाजपा का। वोट देते हैं हम और काम होता है गुजरात में, काम होता है केरल में, काम होता है महाराष्ट्र में। इन परिस्थितियों में सरकार के साथ साथ हम जनता जनार्दन से भी अपील करना चाहते हैं कि आप सोचें और बिहार की जो ताकत है उसको पहचानें। बिहार के पास ऊर्जा है, बिहार के पास युवा है, और युवा को नकारात्मक दिशा में नहीं सकारात्मक दिशा में लेकर चला जाए। उसके लिए व्यवस्था किया जाए रोजगार का, स्वास्थ्य का और शिक्षा का। ये तीनों नहीं है, ये तीनों जब तक नहीं होगा, युवा नियंत्रित नहीं होगा और यह राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है। जब तक युवा प्रगति नहीं करेगा, यह राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। विश्व का लोकतंत्र हमारे पास है क्या सर? वास्तव में धरातल पर भी लोकतंत्रात्मक रूप से शासन किया जा रहा है, इसकी स्थिति क्या है बताइए आप जनता को सर। देखिए, लोकतंत्र तो बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं कि ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी हो। तो जनता की भागीदारी से बनी है सरकार तो ज़रूर है, लेकिन जनता को क्या मिला है ये पूरी दुनिया जानती है। लोकतंत्र तो है, मजबूत लोकतंत्र है, लेकिन ये जनता इस लोकतंत्र को उसी वक्त मजबूत कर पाएगी जब उसके अंदर शिक्षा होगा, जब उसके अंदर स्वास्थ्य होगा, जब उसके अंदर रोजगार का अवसर मिलेगा, तभी हम सफल लोकतंत्र के कामना कर सकते हैं। लोकतंत्र सिर्फ कह देने से 77 साल की आज़ादी के बीत गए, आज भी इस लोकतंत्र में लोग भूखे हैं, आज भी इस लोकतंत्र में लोग अशिक्षित हैं, आज भी इस लोकतंत्र में असुरक्षित हैं। कैसा लोकतंत्र है भाई? मैं पूछना चाहता हूं, हम राम राज की स्थापना करना चाहते हैं इस देश के अंदर, तो बिल्कुल राम राज का स्थापना होना चाहिए।
राम राज का तात्पर्य और अर्थ ये होता है ऐसा राज जिसमें शांति हो, ऐसा राज जिसमें रोजगार हो, ऐसा राज जिसमें जुल्म नहीं हो, ऐसा राज जिसमें न्यायप्रिय राज हो। तो क्या इस हिंदुस्तान में इसकी पहल नहीं होनी चाहिए कि हाँ न्यायप्रिय काम हो, यहाँ लोगों को द्वेष और घृणा के भावनाओं से नहीं देखा जाए। हम राम राज की कामना करते हैं। राम राज तभी स्थापित हो सकता है जब इस देश के अंदर शांति हो, इस देश के अंदर असमानता का सिद्धांत का पतन हो, हांस हो, समानता का सिद्धांत का प्रतिपादन हो। हम राम राज स्थापित करके भारत जैसा लोकतांत्रिक राष्ट्र को सुदृढ़ कर सकते हैं और इसका प्रभुत्व पूरे विश्व में कायम कर सकते हैं। सर थोड़ा जन स्वराज के सर हम थोड़ा बारे में सर हम लोग बात कर लें, हालांकि इस पर फिर आपसे नेक्स्ट टाइम में सर पूरी होगी बात विवरण के साथ। आज से सर पहले सर हम लोग देखिए, चाहे वो लालू जी की हो सरकार सत्ता में आने से पहले, वो भी या चाहे हमारे नीतीश जी की सरकार, इन दोनों ने जो भी समस्या आप बताए, शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान, रोजगार, जब हमारी सत्ता आएगी तब हम सबसे जो भी इससे उत्पन्न हो रही समस्या है सबसे निजात दिलाएंगे जनता को। लेकिन सर आपकी जन स्वराज तो इसी प्रकार कह रही है कि आपको लगता है कि सिर्फ कह नहीं रही है बल्कि करके भी दिखाएगी। देखिए इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि कोई भी लीडर गांव-गांव, पंचायत घूम कर वहाँ की समस्याओं को देखा नहीं, अचानक उसको कुर्सी मिल गई, सत्ता पर चला गया। यहाँ व्यवस्था बदलकर सत्ता में जाना है। हम व्यवस्था को समझेंगे, बिहार को समझेंगे, बिहार के क्षेत्रफल को समझेंगे कि कहाँ नदी से दिक्कत है, कहाँ नहर के बिना हमारा सिंचाई नहीं हो रहा है, कहाँ खेती में पानी जमा हो रहा है, कहाँ खेती में पानी नहीं मिल रहा है। जब तक हम इसका सर्वे नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तो हम सत्ता में बैठ भी जाएंगे तो कलेक्टर हमें जनाएगा, एसपी हमें बताएगा और वही बताएगा उसको भी जानकारी नहीं है उस जिले का। इसलिए सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति को जानकारी हासिल करना होगा कि बिहार क्या भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, यहाँ के मूलभूत समस्याएं क्या हैं। उन समस्याओं को जब तक सरकार नहीं जानेगी तब तक उसका निजात आप नहीं कर सकती है। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि नदियाँ आप देख रहे हैं, गौनाहा के पास चले जाइए, रामनगर के आगे गौनाहा है, जो नदी है उस नदी में जो बालू निकलता था, नदी का गहराई भी ज़्यादा रहता था, बालू निकलना बंद हो गया, पत्थर निकलना बंद हो गया। वो पानी जो आ रहा है वो पानी कहाँ जा रहा है? नदी तो समतल हो गया। इस सरकार को फिक्र नहीं है, इसको समझ नहीं है कि हम नदियों का सफाई करावें, आज सफाई करावें, बालू का निकासी करावें, बालू कहीं ना कहीं जाए, लोगों को काम आवे, अब ताकि बारिश हो तो नदी में पानी जो जाएगा तो अपने स्थान तक जाएगा। आज नदी बिल्कुल समतल हो चुका है, तो सरकार को इसका अध्ययन करना जरूरी है। सरकार अध्ययन नहीं कर रही है, सरकार चल रही है तो चल रही है। प्रशांत किशोर की बात जहाँ तक कर रहे हैं आप, तो प्रशांत किशोर अभी दल नहीं बनाए हैं, लेकिन दल बनाने के दिशा में उनकी सकारात्मक सोच है और व्यवस्था जब तक बदलेगा नहीं तब तक सत्ता में बैठ जाने से समस्याओं का निदान नहीं होगा। प्रशांत किशोर का कहना है हम समस्या को समझ रहे हैं, हम व्यवस्था बदलकर जनता के गारंटर के रूप में सत्ता में जाएंगे, सत्ता को बनाएंगे और जनता को गारंटी दे रहे हैं कि हम 5 वर्षों में ये काम आपको करेंगे। अगर काम नहीं किया तो दोबारा मुझे मत नहीं लाया जाए। तो मुझे लगता है कि एक महामानव 12 अप्रैल 1917 को गांधी चंपारण के धरती पर आए थे, इसलिए आए थे कि अंग्रेज़ों का जुल्म हो रहा था किसानों के साथ। उस जुल्म से छुटकारा दिलाने के लिए गांधी जी आए थे और ठीक 2023 में गांधी के प्रतिरूप के रूप में एक महामानव जिसका नाम प्रशांत किशोर है, वह चंपारण के धरती से उठा है, अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। सत्ता में जाने के लिए नहीं, व्यवस्था बदलकर सत्ता पर जाने की बात कर रहा है और मूलभूत समस्याओं से वाकिफ होकर वह सत्ता में जाना चाहता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यह महामानव पर भी अगर विश्वास नहीं किया गया तो आने वाला कल हमसे, आपसे आने वाला युवा पूछेगा कि एक गांधी के बाद एक महामानव आया था और चीख चीख कर चिल्ला रहा था कि आप एक मौका दें
अपने बच्चों के नाम पर एक वोट दें, अपने बच्चे की शिक्षा के नाम पर वोट दें, आप अपने बच्चे के स्वास्थ्य के नाम पर वोट दें, रोजगार के नाम पर वोट दें। हर बार आपने जात के नाम पर वोट दिया है, हर बार आपने कास्ट के नाम पर वोट दिया है, हर बार आपने क्षेत्र के नाम पर वोट दिया है, लेकिन इस बार आप अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए, उसके शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बार वोट दीजिए, ताकि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां इस प्रदेश के अंदर हैं वो सभी एकत्रित हों, यूनाइटेड हों और फोकस करें शिक्षा पर, फोकस करें स्वास्थ्य पर, फोकस करें किसानी पर, तभी जाकर इस प्रदेश का कल्याण हो पाएगा। ये पहला व्यक्ति है जो शिक्षा पर वोट मांग रहा है, स्वास्थ्य पर वोट मांग रहा है, किसानों के बदहाली पर वोट मांग रहा है, रोजगार पर वोट मांग रहा है। अगर बिहार की जनता इस बात को नहीं समझेगी तो आने वाला कल उससे प्रश्न करेगा और कहेगा कि एक आदमी आया था, तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, तुमने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया। सर लास्टली सर, मेरे चैनल के माध्यम से आपकी जो भी है सपोर्टर, चाहे वो इस चंपारण में हो, चाहे वो प्रदेश में रहते हो, चाहे वो विदेश में रहते हो, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि आप प्रशांत किशोर जो बिहार के सरजमीन पर आए हैं, जिनके चेहरे पर खूबसूरत भारत का मानचित्र अंकित है, आप उन्हें विश्वास दिलावें और उन पर विश्वास करें कि उन्होंने कहा है कि जो रोज़गार के लिए बाहर में आदमी कमा रहा है उसको हम वापस बुलाएंगे। तो विश्वास तो आपको करना होगा। लेकिन एक शायर ने लिखा है कि दुश्वार कुन है राह, हुनर जानता हूँ मैं। दुश्वार कुन कहते हैं कठिनाइयों से भरा हुआ राह। दुश्वार कुन है राह, हुनर जानता हूँ मैं, आगाज से अंजाम सफ़र जानता हूँ मैं। मुझको कभी न प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूँ मैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिसका नाम प्रशांत किशोर है, वह कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता को तय कर रहा है और आपको आश्वस्त करना चाहता है कि उसकी कुव्वत, उसकी जहानत, उसकी सलाहियत, उसकी क्षमता इतनी है कि मानो जब जोर लगाता है तब पत्थर पानी बन जाता है। आपने देखा होगा प्रथम विश्व युद्ध को, द्वितीय विश्व युद्ध को, नाजी जर्मनी को देखा, हिटलर को देखा और सबका काया पलट हो गया। क्या बिहार नहीं बदल सकता है? बिहार भी बदलेगा। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं कि क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए सर, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप अपना मूल्यवान समय निकाल कर जनता के समक्ष साझा किए। तो ये थे पश्चिमी चंपारण जिला के एमएलसी जनाब मोहम्मद आफाक साहब। इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे टॉपिक पे बेबाकी से बात रखे और इन्होंने सीधे राज्य सरकार को निशाना साधा कि इनका वाक्य कुछ और होता है, काम कुछ और होता है। लेकिन क्या जिस प्रशांत किशोर के बारे में इन्होंने चर्चा की, वास्तव में अगर सत्ता में आते हैं तो कुछ बदलाव, तब्दीलियाँ होगी कि नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। हाँ, लेकिन ये भी बात सत्य है कि बिहार की जनता एक ऑप्शन के तलाश में है लंबा समय से। क्या वो ऑप्शन प्रशांत किशोर जी है, यह तय होगा चुनाव के बाद। तो चलिए, ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, बेतिया। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।